हाँ जी बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि हमने एरिया ऑफ ए सरफेस और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना होता है। वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज सरफेस। देखो, जो वॉल्यूम होता है वो क्लोज सरफेस की प्रॉपर्टी है और जो एरिया होता है वो ओपन सरफेस के लिए होता है। दो तरह के सरफेसेस हम फिजिक्स में और डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे मान लो एक शीट है लाइक दिस। ये जो शीट है इसका ये जो एरिया है दैट इज ओपन सरफेस। ठीक है जी। अब ये एरिया अगर आपने फाइंड करना है तो सिंपल रिलेशन है, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास एरिया आ जाता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बट जो एरिया है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है। देखो, एक ही सरफेस है बट देर आर टू एरियाज, एक ऊपर की तरफ है A1 कैप और एक इसके नीचे की तरफ है डायरेक्शन A2 कैप। मतलब देर आर टू डायरेक्शंस ऑफ एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू वन सरफेस। तो अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहते हो तो डायरेक्शन के केस में हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, where A vector and B vector are the sides of parallelogram। कैसे? मान लो ये हमारे पास A वेक्टर है एंड दिस इज B वेक्टर। ठीक है, अब ये अगर हम इसको कंप्लीट कर दें ऐसे तो एक सरफेस ही बन जाएगा। इस सरफेस का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो हम A क्रॉस B की डेफिनेशन लगाएंगे। अगर आप A क्रॉस B करोगे तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन निकलती है। राइट हैंड थंब रूल हमें क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देता है बच्चों। कैसे देता है? हमें A वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे अलाइन करना होता है और ऐसे B की तरफ घुमाना होता है। ये फिंगर्स है मेरी राइट हैंड की फिंगर्स, इस तरफ अलाइन करना है और इस तरफ घुमाना है B की तरफ, क्योंकि हम A क्रॉस B की बात कर रहे हैं तो A से B की तरफ जाएंगे। और हमारा जो थंब है वो जिस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब जैसे इस केस में हमारा जो थंब है वो बाहर की तरफ, अगर हम A से B की तरफ राइट हैंड से फिंगर्स को घुमाएं तो हमारा थंब आउटवर्ड आ जाता है, बाहर की तरफ। मतलब इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इस सरफेस की डायरेक्शन आउटवर्ड है, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर। अभी यहां पर ये जो वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स को हमने एक्सप्रेस करना है इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, उसके लिए हमारे पास इस तरह से कोई ए वेक्टर हो सकता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, लाइक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस टिप एक्स वाई जेड। ठीक है, तो वहां से हमने वेक्टर लिख लिया ये पूरा ए वेक्टर। और बी वेक्टर जो है बच्चों, ये भी ऐसे ओरिजिन यहां मान लेते हैं। बी वेक्टर की भी कोई डायरेक्शन है, वो वेक्टर मान लो ये वाला है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो मतलब ये जो बी पॉइंट है, ये वाला जो टिप वाला पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी। ये तीनों ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों ही केसेस में। तो जब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं तब भी डेफिनेशन यही लगनी है एरिया निकालने के लिए, ए क्रॉस बी। बट कोऑर्डिनेट्स जो होंगे हमारे पास वो कार्टेशियन की फॉर्म में गिवन होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में यही कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं। तो उस केस में हमें एरिया कैसे डिफाइन करना है, कैसे फाइंड करना है, तो वो हम फाइंड करेंगे। ये हमारा आज का काम है। तो दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डायरेक्शन की एक दो एग्जांपल्स और देता हूं आपको। जैसे मान लो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब आपने अगर बी क्रॉस ए फाइंड किया, बी क्रॉस ए फाइंड किया, ये भी एरिया ही होगा। कौन सा एरिया होगा? ये होगा, अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट कर देंगे, ये जो सरफेस आपको नजर आ रहा है इस सरफेस का एरिया आपको बी क्रॉस ए से मिलेगा, विच इज बी ए साइन थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे यहाँ पे तो 90 डिग्री ही है, तो 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा, तो साइन 90 इज 1, तो इट इज जस्ट बी इंटू ए। बट डायरेक्शन कैसे है? इसकी डायरेक्शन कुछ एन कैप मान लेते हैं।
ये एन कैप जो होगा बच्चों बी क्रॉस ए के अकॉर्डिंग किधर पॉइंट करेगा। देखो राइट हैंड थंब रूल यूज करना है फिर से, जैसे यहां किया था। राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि बी वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को ऐसे अलाइन करो, राइट हैंड की फिंगर्स को पहले यहां रखो और ए की तरफ घुमा दो बी क्रॉस ए। तो फिर भी देखो जो आपका थंब आ रहा है, आप ऐसे करके देखो, ऐसे फिंगर्स घुमानी है आपने, पहले इधर अलाइन करनी है और फिर इधर घुमानी है। तो राइट हैंड का जो थंब है, लेफ्ट हैंड मत यूज करना, करके देखो इसको एक बार। राइट हैंड का जो थंब है दैट विल कम आउटवर्ड, अब सेम डायग्राम में अगर एवरीथिंग इज सेम बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी, तो उस केस में देखो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट जो डायरेक्शन है उस एरिया वेक्टर की वो इनवर्ड चली जाएगी। क्यों? देखो आप करके देखो, इस तरफ अपनी फिंगर्स को अलाइन करो ए की तरफ और बी की तरफ आपने घुमानी है। कौन सा हैंड यूज करना है? राइट हैंड। तो जब आप राइट हैंड यूज करके ये काम करोगे तो उस केस में आपकी फिंगर्स ऐसे घूमेंगी लाइक दिस, और देखो आपका थंब जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो उस केस में डायरेक्शन हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, इनवर्ड द स्क्रीन, ठीक है। तो उस केस में ये जो एन कैप है दैट विल बी इनवर्ड, बट इन द फर्स्ट केस द एन कैप इज आउटवर्ड। तो इस तरह से हमें एरिया की डायरेक्शन फाइंड करनी है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हमें डायरेक्शन पता चल जाती है। ये सब चीजें आपने क्लास +2 में जब फ्लक्स की प्रॉब्लम करी होंगी, वहां एरिया वेक्टर देखते हो आप, इनवर्ड फ्लक्स देखते हो, आउटवर्ड फ्लक्स देखते हो, एरिया की डायरेक्शन देखते हो, वो सब आपने वहां पे किया हुआ है, ठीक है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम कैसा होता है और वॉल्यूम की क्या डायरेक्शंस होती हैं, लेट अस सी। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगली शीट पे करते हैं। वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो बहुत इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। देखो मान लो हमारे पास ये z एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, जैसे हम हमेशा मानते हैं। और यहां पर एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का एक ये सरफेस हो गया, ठीक है, वो एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस इसका ये वाला हो गया और एक सरफेस इसका फ्रंट वाला हो गया, ये फ्रंट वाला। अब ऐसे ही पीछे इसके पैरेलल एक सरफेस यहां बनेगा, आगे वाले के पैरेलल एक सरफेस पीछे नजर आ रहा है, नीचे वाले के पैरेलल एक सरफेस आपको ऊपर नजर आ रहा है। अब कार्टेशियन में जो डायरेक्शंस होती हैं, इधर हमारे पास y के अलोंग हमारे पास j कैप हो जाता है, z के अलोंग k कैप हो जाता है और x के अलोंग i कैप हो जाता है। अब ये जो वॉल्यूम है ये एक क्यूबिकल वॉल्यूम है एंड इट इज कन्फाइंड बाय 6 सरफेसेस, देयर आर 6 सरफेसेस। इन सब का एरिया वेक्टर आपने कैसे बनाना है, देखो लेट अस सपोज यहां से लेके यहां तक ये जो साइड है दैट इज dy, ठीक है। y के अलोंग मैंने क्या ले लिया, इस साइड की लेंथ को dy। x के अलोंग ये वाली लेंथ बन रही है यहां से लेके यहां तक, इसको मान लेते हैं dx। और z के अलोंग ये लेंथ बन रही है, इसको मान लेते हैं dz। तो ये इन सरफेसेस की लेंथ या ब्रेड्थ है या हाइट है। अब आपने अगर मान लो ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा उस केस में, दैट इज dx इंटू dz, बट उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dx, ये होगी लेंथ, ये होगी हाइट, इंटू dz, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बट डायरेक्शन जो है दैट इज अलोंग y एक्सिस, तो यहां हम लगा देंगे j का। तो ये वाला एरिया ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा इस एरिया की बात करें ऊपर वाले की, तो इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ बनानी है, एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो भी सरफेस होगा या जो भी पॉइंट होगा सरफेस पे उस पॉइंट के परपेंडिकुलर। अच्छा इसको देखो, इसकी एक साइड ये वाली है जो dx के बराबर है, ये देखो dx के पैरेलल है, और दूसरी साइड ये वाली है जो dy के बराबर है, मींस ये dy है और ये dx है। तो ये आंसर आएगा dx इंटू dy और इसकी डायरेक्शन z की तरफ, तो k क्या। इसी तरह से ये वाला सरफेस हो गया। इसी तरह से अगर आपने फ्रंट वाले सरफेस की बात करनी है तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ रहेगा। पीछे वाले सरफेस की बात करनी है, जो आपको पीछे नजर आ रहा है, उसका एरिया वेक्टर इस तरह पीछे की तरफ परपेंडिकुलर रहेगा। इस वाले का इधर रहेगा, नीचे वाले सरफेस का डाउनवर्ड रहेगा।
अब नीचे वाले सरफेस का आ गया dx dy और नीचे की डायरेक्शन में हमारे पास माइनस k कैप डायरेक्शन हो जाएगी। इधर हमारे पास दो साइड्स होगी dx और dz, तो ये आ गया dx इंटू dz और डायरेक्शन होगी माइनस j कैप, क्योंकि इधर y एक्सिस माना आपने, ये y के ऑपोजिट जा रहा है तो माइनस j कैप। ऐसे ही फ्रंट वाले केस में ये हो गया जी, ये दोनों साइड्स हमें मल्टीप्लाई करनी है dy और dz, तो इट इज dy इंटू dz और डायरेक्शन इज i कैप, और पीछे वाले के लिए dy इंटू dz एंड डायरेक्शन इज j कैप। तो इस तरह से आपको एरिया वेक्टर लिखना आना चाहिए। अब एरिया वेक्टर्स तो हमें पता लग गए, नाउ वी विल टॉक अबाउट वॉल्यूम। हाँ जी, तो इस पर्टिकुलर केस में ये एक स्पेशल केस है बच्चे हमारे पास। इसमें क्या है कि ये सारे सरफेसेस, जैसे ये वाला सरफेस है जो आपको फ्रंट पे नजर आ रहा है, दिस इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। ऐसे ही हमारे पास एक सरफेस है, इट इज पैरेलल टू द एक्स जेड प्लेन, है ना। तो पैरेलल सरफेसेस हैं, तो ये बड़ी सिमेट्रिकल सी फिगर है, और इस सिमेट्रिकल सी फिगर में अगर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वो बहुत इजी है। इट इज जस्ट एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया बेस का हमें पता है dx dy और हाइट है dz, और वॉल्यूम होता भी स्केलर है, वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर मान लो मैं यहां पर इस डब्बे को घुमा दूं, तो उसको घुमाने से बच्चों वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, उसके अंदर जो हवा भरी हुई है वो उतनी ही भरी रहेगी जितनी है, लेकिन इसको घुमाने से एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब एरिया जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, उसकी डायरेक्शन होती है, बट जो वॉल्यूम है दैट इज द स्पेस इनसाइड द बॉक्स जिसमें हम कुछ फिल कर सकते हैं, वो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां पे वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी, सबसे पहली बात। In this case, volume is given by area of base, कोई भी बेस ले लो आप, किसी को भी बेस मान लो, into height simply। तो area of base is dx into dy और हाइट है हमारे पास dz। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि अगर हमें ये साइड्स वेक्टर्स की फॉर्म में दी जाएं, तब हमने इस वॉल्यूम को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हेन द साइड्स ऑफ द क्यूबिकल वॉल्यूम आर गिवन बाय द वेक्टर्स। तो नाउ वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड व्हिच इज फॉर्म्ड by three vectors, A vector, B vector and C vector। ठीक है, इस केस में कैसे करेंगे, लेट अस सी कि क्या कह रहा हूं मैं आपको। एक डायग्राम बनाते हैं। देखो, मान लो कि ये जो साइड है दिस इज ए वेक्टर, यहां से लेके यहां तक दिस इज ए वेक्टर, ग्रीन कलर में मैं बना रहा हूं, ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, मान लो यहां ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे इस टिप के, तो हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं। इट इज जस्ट ए पोजीशन वेक्टर। मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ x, 0, 0, है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, मान लो x एक्सिस में जा रहे हैं, तो यू कैन राइट इट एज एक्स आई कैप। तो इट इज जस्ट ए वेक्टर। दूसरा जो वेक्टर है वो मान लो ये वाला है बी वेक्टर। ठीक है जी, अब इन दोनों वेक्टर्स ने मिलकर एक बेस बना दिया, ये इन दोनों वेक्टर्स ने मिलकर एक बेस बना दिया, उस बेस का कुछ एरिया होगा। अब हम इन दोनों को मिला के इसके पैरेलल मैंने ए वेक्टर बना दिया और बी के पैरेलल मैंने बी वेक्टर बना दिया, और ये मेरे पास एक सरफेस बन गया। This surface is bounded by a vector and b vector, and area of this surface is a vector cross b vector। वो एरिया मुझे पता है। b वेक्टर कैसे मिलेगा आपको क्वेश्चन में, इसके भी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो आप वेक्टर लिख सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, बहुत इजी है। अब एक और वेक्टर है, दैट वेक्टर इज c वेक्टर। लेट अस ड्रॉ इट हियर। चलो उसको O से लेके उस पॉइंट तक यहां ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो दिस इज C वेक्टर। ठीक है,
अब ये जो सी वेक्टर है इसके पैरेलल भी हमें एक वेक्टर और ड्रॉ कर सकते हैं। तो सी के पैरेलल मैंने बिल्कुल सेम ऐसे एक लाइन लगाई। ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली, ये बिल्कुल एक ही लेंथ की होनी चाहिए, जितना एक ही लेंथ है हमारी उतनी ही। और ये है वो साइड वेक्टर, दिस इज ऑल्सो सी वेक्टर, क्योंकि ये बिल्कुल सी के पैरेलल है ना, तो ये भी सी वेक्टर हो गया। डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, ठीक है। ओके, इसने भी एक सरफेस बना दिया, ये वाला सरफेस जो आपको नजर आ रहा है फ्रंट पे, एक सरफेस ये बन गया, एक सरफेस नीचे है। अब नीचे वाले के पैरेलल दूसरा सरफेस बनाएंगे। देखो, इसके पैरेलल मैंने इस लाइन को खींचा, इसके पैरेलल मैंने दूसरा वेक्टर यहां पे ड्रॉ करना है, लाइक दिस। देखो, ये बना दिया हमने, ठीक है। और ये हमने जो सरफेस बना दिया, ये सरफेस बिल्कुल नीचे वाले सरफेस के पैरेलल है। मतलब इसकी जो एक साइड है ये वाली, वो बी वेक्टर ही है, और ये जो ऊपर वाली साइड है वो ए वेक्टर ही है। और ऐसे ही ये सी है ना, तो सी के पैरेलल यहां ड्रॉ किया था, ऐसे ही एक सी हम यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। ये भी सी वेक्टर है, और इन दोनों को भी अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास एक सरफेस यहां पे आ जाएगा। तो अब ये जो आपको वॉल्यूम मिल रहा है, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड पैरेललोपाइप्ड। इसमें और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है? नीचे वाला जो वॉल्यूम है उसके सरफेसेस पैरेलल तो हैं आपस में, लेकिन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के पैरेलल नहीं है। ये सरफेसेस हमें जो दिए गए हैं वो वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं। एक साइड हमें ये दे दी गई है ए वेक्टर, दूसरी दे दी गई है बी वेक्टर, और तीसरी दे दी गई है सी वेक्टर। अब इसका हमें जब वॉल्यूम फाइंड करना है तो बेसिक फॉर्मूला बच्चे क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। बेस हम किसको मानेंगे? बेस हम इस सरफेस को मान सकते हैं। ये जो नीचे वाला सरफेस हमने ड्रॉ किया था, दिस इज बेस। ये एरिया हमें फाइंड करना है, और वो एरिया ए क्रॉस बी के बराबर होता है, ये हमें पता है। इनटू उसको मल्टीप्लाई करना हमें हाइट ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। ठीक है जी। तो यही बेसिक फॉर्मूला होता है। हाइट कहाँ है? हाइट यहां से हम ऐसे परपेंडिकुलर हम फेंकेंगे, मान लो ऐसे फेंक दिया मैंने परपेंडिकुलर, तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है उसकी हाइट चाहिए। मतलब एक्चुअली हमें ये चीज चाहिए, ये हाइट है। ये हम यहां से भी बना सकते हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल, ये ऐसे परपेंडिकुलर फेंका, तो ये जो साइड है ओ से लेके हम यहां एम लगा देते हैं, ये हाइट है ओ एम। मैं इसको लिखूंगा, एरिया ऑफ बेस इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है। हमने उसको लिख दिया, ए क्रॉस बी होता है, वो हमें पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू हाइट ऑफ पैरेललोपाइप, हाइट ये है ओ एम, ठीक है। नाउ व्हाट इज ओ एम? ओ एम इज प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। ए क्रॉस बी ऐसे लिखेंगे, और ओ एम को मैं लिख दूंगा, इट इज प्रोजेक्शन, ये वाली, ऑफ सी वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है जी। इट इज जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। ओके, तो ये जो प्रोजेक्शन है इसको अगर हम यहां पे एंगल थीटा मान लें, ये वाला एंगल थीटा मान लें, तो इस तरफ हमारे पास आ जाएगा सी कॉस थीटा। ये जो साइड होगी हमारे पास, दैट विल बी, दिस साइड इज सी, सी मतलब ये लेंथ, उसका कंपोनेंट इनटू कॉस थीटा। ये तुम्हें पता है, वेक्टर को रिजॉल्व करना तो तुम्हें आता ही है। तो ये इक्वल टू आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी, जो अपने आप में एक वेक्टर है, ए क्रॉस बी का रिजल्ट एक वेक्टर होगा, इनटू वी कैन राइट सी कॉस थीटा। अब सी कॉस थीटा जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये बन गया ए क्रॉस बी, जो भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, डॉट सी वेक्टर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। ये डॉट क्यों लगाया मैंने? क्योंकि a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। ऐसे ही कोई भी वेक्टर, मान लो कोई x वेक्टर है, वो c के साथ कॉस थीटा आ रहा है हमारे पास, तो वी कैन राइट a क्रॉस b डॉट c, ठीक है। यहां पर ना एक्चुअली मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, हम यहां पर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो ये लाइंस मैं यहां लगा रहा हूं, ये सारे मैग्नीट्यूड से चल रहे हैं। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ c cos थीटा, तो ये हमारे पास ये आएगा। ओके, अब बच्चों दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है ना, ये तुम्हें पता है, हेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमें फॉर्मूला पता लग गया कि इफ देयर आर थ्री वेक्टर्स विच आर फॉर्मिंग
which are forming a parallelepiped, then the volume of that parallelepiped is given by A cross B dot C. सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि हमने बेस किसको माना, देखो हम इसको भी बेस मान सकते थे, इस साइड को, इसमें B और C वेक्टर्स हैं, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है B क्रॉस C डॉट A। तो फॉर्मूला जो है वो हर केस में सेम आंसर देगा। अगर आप डिफरेंट तरीके से इसको बेस मान लेते तो हाइट ये वाली हो जाती, वहां से भी आंसर सेम आएगा। तो मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूं कि अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो कैसे कैसे फाइंड किया जा सकता है। पहला फॉर्मूला तो हमने ड्राइव ही कर लिया, A क्रॉस B डॉट C, ऐसे इसको याद रखना है, A B C। फिर आपने B को आगे ले आना है, B क्रॉस C, और आपने लिख देना है डॉट A, साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा B C A। अब नेक्स्ट में हम C को आगे ले आएंगे, C क्रॉस A, C के बाद A आता है और A के बाद B आता है, डॉट B। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा लो, आंसर हर किसी केस में सेम आएगा, ठीक है। ओके, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल अगर आपने करनी है तो सिंपल सी एग्जांपल है। मान लो आपके पास A वेक्टर है, कोई एक साइड है ना पैरेललोपाइड की, 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस k कैप, इट इज वन साइड ऑफ ए पैरेललोपाइड, मीटर्स में है ये। ऐसे ही B वेक्टर है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये भी मीटर में है। ऐसे ही C वेक्टर है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये भी मीटर्स में है। फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है, बाउंडेड बाय दीज सरफेसेस, द वेक्टर्स, द गिवन वेक्टर्स। तो इट इज वेरी सिंपल, आपने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है और जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो A क्रॉस B कैसे किया जाता था, इसके लिए हम ऐसे मैट्रिक्स बनाते थे I J K, और फिर हम A के कोफिशिएंट लिखते हैं 2 3 -1, फिर B के लिखते हैं 1 2 3। तो ये हमारे पास A क्रॉस B आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आई कैप ऐसे लिख लिया जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बट साइन चेंज करना है, 2 इंटू -1 इज 2, -2 उसका साइन चेंज करना है +2, फिर आता है माइनस जे कैप, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ फिर से प्लस। अब इन दोनों को हाइड कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, तो ये होगा 6, इसको जब इससे करोगे -1 बट यू हैव टू चेंज द साइन, +1, और लास्ट में k कैप जब आप लिखोगे तो ये वाले 4 फैक्टर्स उठाने हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -3 लिखना है क्योंकि +3 आ रहा है बट आपने -3 लिखना है। तो ये हो गया 11 i कैप -7 j कैप प्लस k कैप, दिस इज A क्रॉस B, बट यू वांट टू फाइंड A क्रॉस B डॉट C, मतलब हमें इस 11 i कैप -7 j कैप प्लस k कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है तीसरे वेक्टर के साथ, विच इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट भी आपको वैसे आता है बट इसके लिए 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, i डॉट i इज 1, -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, 12 - 7, इट इज 5 यूनिट्स। जो भी यूनिट्स हैं, जैसे मीटर में सारे साइड्स गिवन थी तो मीटर्स क्यूब हो गया, आंसर इज 5 मीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय दीज 3 वेक्टर्स। चलिए अब देखते हैं कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है। तो चलो पहले एरिया की बात करते हैं। दिस इज z एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस। यहां पर कोई पॉइंट P है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, पॉइंट बाद में लगाते हैं। यहां पर कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है R, दिस इज पॉइंट P, ठीक है। अभी यहां पर 3 तरह के एरियाज इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले वाला एरिया ऐसा होगा जिसमें मैं R को चेंज नहीं करूंगा, उसमें हम R को फिक्स रखेंगे, हम थीटा की डायरेक्शन में जाएंगे और फाई की डायरेक्शन में जाएंगे। तो थीटा एंगल ये वाला होता है, z एक्सिस के साथ R वेक्टर का जो एंगल होता है। थीटा वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू R, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। लेट अस सपोज दिस इज A पॉइंट, तो एक ये PA वेक्टर हो गया।
अब पी ए वेक्टर के बाद जो दूसरा वेक्टर है वो फाई के अलॉन्ग है, हम आर को नहीं चेंज कर रहे, हम फाई को चेंज कर रहे हैं, तो फाई एंगल पहले हमें शो करना पड़ेगा। फाई एंगल को शो करने के लिए हम ऐसे पी से एक्स वाई प्लेन पर एक परपेंडिकुलर फेंकते थे, और ये परपेंडिकुलर जहां जाके गिरता था, जिस पॉइंट पे जाके गिरता था ऑन द एक्स वाई प्लेन, ओरिजिन से हम उस पॉइंट को ऐसे मिला देते थे, और ये वाला जो एंगल होता था दैट वाज फाई एजीम्यूथल एंगल, और दिस एक्सिस इज कॉल्ड रो एक्सिस। अब फाई की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रो एक्सिस, तो अभी हमें फाई की डायरेक्शन में जाना है, तो फाई की डायरेक्शन में लेट अस सपोज हम ऐसे अंदर की तरफ चले गए एंड दिस इज पॉइंट बी, मतलब एक ये वेक्टर हो गया और एक ये ए बी वेक्टर हो गया। अभी हमें यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स ने जिस एरिया को कन्फाइंड किया है उस एरिया को फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके पैरेलल पी से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस इज सी वेक्टर। अब सी से हमने वापस एक परपेंडिकुलर फेंका, जैसे हमने ये पी से फेंका था, लेट अस सपोज दिस वाज एम पॉइंट, ऐसे ही सी से भी फेंकेंगे लाइक दिस। अब वो भी कहीं ना कहीं जाके एक्स वाई प्लेन पे गिरेगा एंड दिस वाज एन वेक्टर, और इसके बिल्कुल पैरेलल ये हमारे पास पीसी के पैरेलल एम एन बन गया था। तो पीसी जो वेक्टर होता है वो एम एन के ही बराबर होता है, अगर हम एम एन फाइंड कर ले तो हमारे पास पीसी आ जाएगा। नाउ आई हैव टू वेक्टर्स पी ए एंड पीसी, एंड पी ए एंड पीसी आर द साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये एक एरिया बन गया, इस एरिया को हमें फाइंड करना है बच्चों, बहुत इजी है, इस एरिया को फाइंड करना है। दिस इज वन काइंड ऑफ एरिया। इस एरिया के लिए हमने क्या किया है, इस एरिया के लिए हमने थीटा की डायरेक्शन में गए हैं, थीटा कैप की डायरेक्शन में गए हैं, फाई कैप की डायरेक्शन में गए हैं, बट हमने यहां पर आर को फिक्स रखा है, कीपिंग आर फिक्स्ड। आर है रेडियल डिस्टेंस, हम ऐसे बाहर की तरफ नहीं गए हैं, उसको फिक्स रखा है। चलिए, तो अभी हमें ये दोनों वेक्टर्स लिखने हैं और फिर उन दोनों वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट एरिया। देखिए कैसे होगा, देखिए यहां से ये जो हमने परपेंडिकुलर फेंका था जो एन पॉइंट पे गिरा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक नया एक्सिस बन गया, दिस इज रो डैश एक्सिस, एंड दिस स्मॉल एंगल इज डी फाई। वही जितने एंगल से हम ए से बी तक गए ना पीछे की तरफ, चाहे हम यहां से बना दे चाहे हम यहां से बना दे, दैट एंगल इज डी फाई, स्मॉल एंगल डी फाई। ओके, नाउ PC, दिस PC इज इक्वल टू MN, वो हमें पता चल रहा है, MN हमें फाइंड करना पड़ेगा। MN को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आर्क, एंगल और रेडियस वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। ऐसे जब हमने ये PA को भी फाइंड करना है तब भी हमने एंगल, आर्क और रेडियस वाली डेफिनेशन यूज करनी है। कैसे, सबसे पहले ये देखो कि व्हेन वी कम फ्रॉम P टू A, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक और R बनाना है। देखो ये दूसरा R है, ये दूसरा आर है बच्चों, फिर बनाना पड़ेगा, फिर नहीं जाके मिला, यहां मिलना चाहिए। ये हमारे पास, अरे ये हमारे पास आर वेक्टर है। अब ये आर और ये आर दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ थीटा के अलोंग मूव कर रहे हैं, हम आर के अलोंग बाहर की तरफ नहीं गए। ये डायरेक्शन है आर की, ऐसे बाहर की तरफ नहीं जा रहे। वी आर जस्ट ड्रॉइंग ए वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, और हम पी से ए तक आए हैं, एंड दिस स्मॉल एंगल इज डी थीटा। ये सब चीज ना हम डिस्प्लेसमेंट वाले काम में भी कर चुके हैं, जब हमने डिस्प्लेसमेंट वाला आर्टिकल किया था उसमें ये सब कुछ किया था। इट इज जस्ट रिकॉलिंग। अब इस सरफेस का अगर हमें एरिया निकालना है, नंबर 1, एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट, इसका नाम रख लेते हैं PABC। देखो PABC ये कैसे लिखा है हमने, ये हमने लिखा है दिस एरिया इज फॉर्म्ड बाय साइड्स अलोंग थीटा कैप, पहले हम थीटा कैप के अलोंग आए, एंड फाई कैप, फिर हम फाई कैप के अलोंग चले गए, कीपिंग आर कांस्टेंट। आर को हमने चेंज नहीं किया, आर का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज फिक्स्ड। तो ये जो पहला एरिया है इसको हम फाइंड करेंगे। दिस एरिया लेट अस सपोज इट इज डिनोटेड बाय DS1 वेक्टर। स्मॉल एरिया है तो स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए हम DS1 DS2 ऐसे लिख लेते हैं। नाउ दिस एरिया इज कन्फाइंड बाय दीज टू वेक्टर्स, वन इज PA वेक्टर एंड अनदर इज
वन इज पी ए वेक्टर और दूसरा वाला वेक्टर है पी सी वेक्टर। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना एरिया निकालने का, इस वेक्टर का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, पी ए क्रॉस पी सी, ठीक है जी। तो दिस इज द एरिया, ध्यान से देखते चले जाओ अभी, फिर जहां पे डाउट होगा आई विल डिस्कस। वैसे डाउट आएगा नहीं, अगर आप ध्यान से जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे चलोगे कोई डाउट नहीं आएगा। ओके, नाउ व्हाट इज पी ए वेक्टर? दिस पी ए वेक्टर हमने फाइंड करना है, ये आर्क है, इट इज आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क इज एंगल इनटू रेडियस, ये हमें पता है। पी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यहां पे लिखूंगा मैं, पी ए वेक्टर इट इज आर्क, दिस इज एंगल इनटू रेडियस। हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये बहुत बेसिक सी रिलेशन है एंगल को डिफाइन करने के लिए। अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो हम एंगल और रेडियस को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ रेडियस स्मॉल आर है और यहाँ एंगल डी थीटा है, ठीक है बच्चों। तो ये आर डी थीटा हो गई हमारे पास लेंथ ऑफ पी ए वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन भी बतानी है क्योंकि ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन थीटा कैप, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम थीटा कैप के अलॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया पी ए। ऐसे पी सी भी यहाँ लिख लेते हैं, आप यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के। चलो पी सी वेक्टर जो है बच्चों वो ये है, और वो मैंने अभी आपको बताया कि एम एन के बराबर है। यहाँ एम एन आर्क है, तो फिर से जब आपने आर्क निकालनी है तो एंगल इज डी फाई इनटू रेडियस, रेडियस इज ओ एम, चाहे आप ओ एम लिख लो चाहे आप ओ एन लिख लो। नाउ व्हाट इज ओ एम? ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन द एक्स वाई प्लेन। ये जो नीचे हमारे पास एक्स वाई प्लेन है ना, ये वाला, इफ यू कैन सी दिस प्लेन, तो जो आर वेक्टर बच्चों वो उसकी प्रोजेक्शन है इस प्लेन पे। अब आर वेक्टर की प्रोजेक्शन इस प्लेन पर, ये जो ओ एम है ये किसके बराबर होता है? ये होता है आर साइन थीटा के बराबर। ओ एम क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर परपेंडिकुलर फेंके जेड एक्सिस पर तो दैट इज आर कोस थीटा, जिस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल होता है उधर कोस कंपोनेंट, और उससे परपेंडिकुलर ही तो है ये यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का एंगल है तो ये उसके परपेंडिकुलर ही है, तो इस तरफ हमारे पास आ जाएगा साइन कंपोनेंट ऑफ आर। मतलब ये जो रेडियस है ओ से लेके एम तक या ओ से लेके एन तक एक ही बात है, एंड दैट इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। और इसकी डायरेक्शन पीसी वेक्टर की जो है वो पीछे की तरफ है फाई कैप के अलोंग। ये फाई कैप चाहे यहां लगा दो चाहे आप फाई कैप यहां लगा दो, तो फाई कैप से डायरेक्शन भी बतानी है। तो इन दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको ये एरिया देगा, ठीक है। तो हम इन क्रॉस प्रोडक्ट को यहां सॉल्व करेंगे, आर डी थीटा थीटा कैप क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ये दोनों वैल्यूज हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। आर स्क्वायर हो गया, साइन थीटा हो गया, डी थीटा आ गया, डी फाई आ गया, और ब्रैकेट में आ गया थीटा कैप क्रॉस फाई कैप। व्हाट इज थीटा कैप क्रॉस फाई कैप? ये हमें इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन और राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि थीटा कैप की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को अलाइन करो पी ए के अलोंग और पी सी के अलोंग घुमा दो। यहां पर ये एक सरफेस है सफियर का, तो हमने क्या करना है, जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को ऐसे घुमाना है इस डायरेक्शन में, पी ए से पी सी की तरफ, थीटा कैप से फाई कैप की तरफ। तो जब आप ऐसे घुमाएंगे तो आपका जो थंब आएगा बच्चे, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस लाइक दिस। तो ये इसकी डायरेक्शन है, ये वाली, ये है हमारे पास ds1 वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। और इस डायरेक्शन में तो हमारे पास आर कैप होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ही तो है ये, और कौन सी है? तो इसमें तो आर कैप होता है हमारे पास, तो ये आर कैप है। तो वी कैन राइट दिस रिजल्ट एज ds1 वेक्टर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर कैप। आर कैप इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर। ओके, अब हम यहां पर पीसी क्रॉस पीए भी कर सकते थे, ये तो हमारी मर्जी, हमने कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अगर आप पीसी क्रॉस पीए करेंगे तो मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू दिस डायरेक्शन, डीएस के ऑपोजिट। मींस इफ यू वांट टू फाइंड दिस एरिया विच इज गोइंग इनवर्ड, वैसे हम ज्यादातर एरिया आउटवर्ड वाला ही एक्सप्रेस करते हैं, हमें जो चाहिए था वो यही है, दिस इज इंपॉर्टेंट।
बट इफ यू राइट दिस एरिया जो नीचे की तरफ है, अंदर वाला एरिया, ds2 मान लेते हैं उसको, तो उस ds2 को अगर आप लिखना चाहते हो ds2 वेक्टर, तो दैट इज सिंपली r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई, और यहां डायरेक्शन आएगी माइनस r क्या, क्योंकि वो अंदर की तरफ है। यहां पर एक हमारे पास रूल भी है, जैसे कि आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ऐसे i j k होता है ना हमारे पास, i क्रॉस j करते हैं तो हमारे पास k आ जाता है, j क्रॉस k करते हैं तो i कैप आ जाता है, k कैप क्रॉस i कैप करते हैं तो j कैप आता है। ऐसे क्लॉकवाइज ऑर्डर में पॉजिटिव आंसर्स आते हैं। सिमिलरली यू कैन राइट थीटा r थीटा एंड फाई, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स आप ऐसे लिख दो। व्हेन यू डू r कैप क्रॉस थीटा कैप यू विल गेट फाई कैप। जब आप थीटा कैप क्रॉस फाई कैप करेंगे, जैसे हम यहां कर रहे हैं थीटा क्रॉस फाई कैप, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप, तो आर कैप आंसर आएगा। तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आंसर आता है, बट इफ वी डू इन द एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर लाइक दिस तो माइनस साइन आएगा। जैसे अगर मैं यहीं पे लिखता फाई कैप क्रॉस थीटा कैप तो आंसर आता माइनस आर कैप, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया। तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ एरिया एलिमेंट that we have expressed in spherical polar coordinates. This is actually the area of the small portion on the surface of sphere. ये sphere के ऊपर ये एक portion बना हुआ है, उसी का एरिया है ये। देखो ये ऐसे sphere है हमारे पास, ये उस पे ही है, ये दोनों एरियाज, ये ऐसे जा रहा है नीचे like this, ये ऐसे नीचे, ठीक है। यहां से हम इधर मिला देंगे तो एक sphere का ही पोर्शन है, उसका जो ऊपर छोटा सा एरिया एलिमेंट हमने लिया है, ये उसका एरिया है। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ एरिया एलिमेंट है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब हम दूसरा वाला कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड केस में हम अभी एक और सरफेस यहां पे डिफाइन करेंगे, और उस सरफेस में बच्चों हम आर कैप के अलोंग भी जाएंगे और फाई कैप के अलोंग भी जाएंगे, बट हम थीटा कैप को फिक्स करेंगे। दैट इज एक्चुअली द एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट, एरिया ऑफ surface element formed by sides along, एक साइड आर कैप के अलोंग है और दूसरी वाली साइड फाई कैप के अलोंग है, कीपिंग थीटा, थीटा जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने फिक्स्ड कर दिया, उसको हमने कांस्टेंट कर दिया। थीटा के अलोंग नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रेडियली आउटवर्ड जाएंगे आर कैप के अलोंग, और दूसरा हम चलेंगे फाई कैप के अलोंग। तो ध्यान से देखना, सेम सिचुएशन है, कैसा डायग्राम बनाना है। This is the direction of r vector. ये रेडियल डिस्टेंस हो गया पॉइंट P का, हम P से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएंगे r कैप की डायरेक्शन में, ये r कैप की डायरेक्शन होती है, और ये स्मॉल डिस्टेंस लेट अस सपोज dr है, ऐसे ही हम मान के चलते हैं। नेक्स्ट हमने जाना है P पॉइंट से पीछे की तरफ, मतलब C के अलोंग। तो जब हम C के अलोंग जाएंगे P से, तो वो C ऐसे है, पीछे की तरफ है, लाइक दिस, दिस इज C पॉइंट। अब P के कॉरस्पॉन्डिंग जब हमने एक परपेंडिकुलर फेंका तो वो जाके XY प्लेन पे मिला, और XY प्लेन पे हमारे पास फाई एंगल आ गया। अब हम थोड़ा पीछे जा चुके हैं, तो क्योंकि हम वहां जा चुके हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें यहां से एक परपेंडिकुलर फेंकना पड़ेगा। तो वही उसके बिल्कुल पैरेलल, PC के बिल्कुल पैरेलल यहां पर वैसे ही हमने MN बना लिया। N के कॉरस्पॉन्डिंग यहां से ओरिजिन से एक और एक्सिस आया, ये दूसरा एक्सिस रो डैश है, ये रो है, एंड दिस एंगल इज डी फाई। अब हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि अभी हमें PC और ये चाहिए दूसरा, इसको E मान लेते हैं, PE। तो हमें चाहिए एरिया कन्फाइंड बाय PC एंड PE। कैसे पता चलेगा वो एरिया? उस एरिया में बच्चे हमारे पास इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा और दूसरा वेक्टर PE के पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ के आके मिल गए। लेट अस सपोज दिस इज D पॉइंट। अब यहाँ पर ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस एरिया को इन दोनों वेक्टर्स ने कन्फाइन किया हुआ है, तो देयरफॉर एरिया
उसका नाम है एरिया PCDE, ये एरिया फाइंड करना है। दिस इज इक्वल टू PC क्रॉस इसको मान लेते हैं पहले DS3, ठीक है, DS3 मान लेते हैं। हम दो तरीके से लिख सकते हैं, PC क्रॉस PE भी लिख सकते हैं, PE क्रॉस PC भी लिख सकते हैं, दोनों फाइंड करेंगे। तो पहले फाइंड कर लेते हैं PE वेक्टर क्रॉस PC वेक्टर। व्हाट इज PE वेक्टर? इट इज dr टाइम्स r कैप क्रॉस PC भी अभी हमने फाइंड किया था, ये था हमारे पास P से लेके C तक ये d फाई एंगल, और ये साइड है r साइन थीटा। तो r साइन थीटा इंटू डी फाई, r साइन थीटा इंटू डी फाई, और इसकी डायरेक्शन है PC की फाई कैप वाली, ये जो पीछे की तरफ डायरेक्शन है ये वाली, दिस इज ऑफ फाई कैप। तो यहाँ फाई कैप आ गया। सॉल्व करेंगे, r साइन थीटा dr डी फाई, ब्रैकेट में बचा r क्रॉस फाई। अब फिर से हम ऐसे देखें, अगर r कैप थीटा कैप फाई कैप, नाउ यू आर कैलकुलेटिंग r क्रॉस फाई, तो r क्रॉस फाई ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज इक्वल टू माइनस थीटा कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं r साइन थीटा dr डी फाई, और डायरेक्शन इज माइनस थीटा कैप, दिस इज वन वेक्टर DS3। अच्छा, अब थीटा कैप की डायरेक्शन किधर होती है बच्चों? थीटा कैप की डायरेक्शन होती है ऐसे नीचे की तरफ, इसके परपेंडिकुलर, r के परपेंडिकुलर, बट माइनस थीटा कैप की डायरेक्शन इसके ऊपर। मींस ये जो हमने एरिया फाइंड किया है DS3, उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, ऑपोजिट टू थीटा कैप। ओके, नाउ लेट अस सपोज इसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में हमारे पास है DS4, वो नीचे वाला सरफेस एरिया, तो उसको भी अगर आप लिखना चाहते हो DS4, तो वो बनेगा PC क्रॉस PE, उल्टा हो जाएगा PC क्रॉस PE। आंसर आएगा r साइन थीटा dr डी फाई थीटा कैप। तो दिस इज DS4 वेक्टर। तो ये दूसरे तरह का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, जिस एरिया में हम जो एरिया फॉर्म कर रहे हैं वो दो साइड से बनाया। एक साइड हमने r के अलोंग ले ली dr, और दूसरी साइड हमने ये ले ली अलोंग फाई कैप। अच्छा, इस साइड की लेंथ यहां पर लिख देते हैं, आपको आसानी रहेगी। दिस इज r साइन थीटा डी फाई, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन है फाई कैप। ये जो PC है ये इसके बराबर है। चलिए, तो ये सेकंड तरह का एरिया होगा। अब थर्ड केस करते हैं। इसमें अब क्या करेंगे? देखो, इसमें हम r और थीटा को चेंज करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज r कैप थीटा कैप, और फाई को फिक्स रखेंगे नेक्स्ट केस में। केस नंबर 3 नेक्स्ट शीट पे करते हैं, तीसरा एरिया। तो ये नेक्स्ट हेडिंग है। हमें ना जब भी ये डेरिवेशन एग्जाम में आएगी, हमें तीनों एरियाज ही फाइंड करने हैं, और फिर इन तीनों वेक्टर्स को यूज करके हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना होता है। चलिए, तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। रेडियली आउटवर्ड हम ऐसे चले गए, ये r कैप की डायरेक्शन है, r कैप लगा देते हैं, एंड लेट अस सपोज दिस स्मॉल लेंथ इज dr।
एंड लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ई, तो एक बन गया पी ई वेक्टर। दूसरा हम जाने वाले हैं थीटा के अलोंग, थीटा इज परपेंडिकुलर टू आर कैप लाइक दिस इज थीटा कैप। और ये जो सेकंड वाला पॉइंट आया मेरे पास, दिस इज ए पॉइंट, ये जो सेकंड वाला पॉइंट आया ये वाला पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, इस ए पॉइंट को भी हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे एंड दिस इज स्मॉल एंगल डी थीटा, दिस इज अनदर वेक्टर पी ए वेक्टर। हमें इनके द्वारा कन्फाइन किया गया एरिया फाइंड करना है, मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। इस डायरेक्शन में हम थोड़ा आगे चले गए और इस डायरेक्शन में भी थोड़ा आगे चले गए, तो ये एरिया हमें फाइंड करना है। इस एरिया की जो डायरेक्शन होने वाली है वो फाई कैप के अलोंग या माइनस फाई कैप के अलोंग होने वाली है। फाई कैप के अलोंग होगी तो मतलब स्क्रीन के अंदर की तरफ होगी अगर ये स्क्रीन में है, और अगर थीटा कैप के अलोंग होगी, सॉरी फाई कैप के अलोंग होगी तो स्क्रीन के अंदर जाएगी, और माइनस फाई कैप के अलोंग मतलब स्क्रीन के बाहर होगी। चलिए, तो ये एरिया फाइंड करना, इट इज वेरी इजी टू फाइंड। पी ई वेक्टर ये है जी डी आर आर कैप, पी ए वेक्टर ये है जी आर डी थीटा थीटा कैप। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया पीई क्रॉस पी ए कर लेते हैं पहले, पीई क्रॉस पी ए। राइट हैंड थंब रूल भी लगा के देखो, डायरेक्शन पता चलेगी आपको। पीई के अलोंग आपने फिंगर्स रखनी है राइट हैंड की, मतलब इधर फिंगर अपनी लाइन करो राइट हैंड की और उनको घुमाओ इस डायरेक्शन में, तो देखो थंब आपका अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला एरिया अंदर की तरफ आएगा। लेट अस फाइंड एरिया PEFA, ठीक है जी। इसको हम मान लेते हैं DS5 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स R dr d थीटा मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट में आ गया आर कैप क्रॉस थीटा कैप। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आंसर आएगा फाई कैप। ठीक है जी, दिस इज DS5। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया विच इज आउटसाइड द स्क्रीन, ठीक है, उसको DS6 मानते हैं। पहले ये बना के दिखा दें, तो इस तरफ मान लो हमारे पास फाई कैप है, तो ये आया DS5, इसके ऑपोजिट अंदर की तरफ ना ऐसे बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है, नहीं ये जच नहीं रहा, क्रॉस लगा देते हैं, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर। सिमिलरली अनदर एरिया DS6 जो मैग्नीट्यूड में इसमें बराबर है, इसके बराबर है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन ऑपोजिट है उसको ऐसे लिखेंगे PA क्रॉस PE। अब PA वेक्टर जो है वो हमारे पास ये है और PE ये है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा R dr d5, बट यहाँ आएगा थीटा कैप क्रॉस R कैप। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे माइनस फाई कैप R dr d5 फाई कैप, ये माइनस साइन आगे आ गया, तो ये दिस इज अनदर एरिया एलिमेंट। तो इस तरह से हमारे पास तीन तरह के एरियाज इन्वॉल्व हैं जब हम बच्चों स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात करते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पर देखो हमने तीन सरफेसेस डिफाइन किए हैं, तीन सरफेस एलिमेंट्स बनाए हैं। उन तीनों सरफेस एलिमेंट्स ने जिस वॉल्यूम को कन्फाइन किया हुआ है वो वॉल्यूम अभी हमें फाइंड करना है। लेट मी ड्रॉ हेयर, या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा, इसको ऐसे रहने देते हैं। चलो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। वॉल्यूम एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है स्मॉल, वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। लास्ट हमें ये फाइंड करना है। तो P पॉइंट से वी हैव ड्रॉन थ्री वेक्टर्स, एक हमने ऐसे बनाया C तक, एक हमने रेडियल डिस्टेंस के अलॉन्ग बनाया लाइक दिस E तक, और जो तीसरा वाला वेक्टर है वो हमने, ये A था, दोबारा ड्रॉ करूंगा, रुको, एक हमने थीटा कैप के अलॉन्ग बनाया, A पॉइंट माना था यहाँ पे, दिस इज अलॉन्ग थीटा कैप। दूसरा वेक्टर हमने
रेडियली आउटवर्ड माना, इसको ई पॉइंट दे दिया था, ये आर कैप के अलॉन्ग है, इसकी डायरेक्शन आर कैप थी, ये थीटा कैप के अलॉन्ग था, और तीसरा पी से हमने अंदर की तरफ ऐसे बनाया ना, ये बनाया पी सी। ये 3 वेक्टर्स हैं। अब इन तीनों वेक्टर्स के कुछ सरफेसेस होंगे, जैसे देखो अगर हम, चलो ये फाई कैप है, अगर हम यहाँ पर इसके पैरेलल, सी के पैरेलल ये ले जाएं और ऐसे ले जाएं, ये वाली साइड हम बना दें पैरेलल टू पीई, तो एक ये सरफेस बन गया। इस सरफेस को यहाँ पे शेड करते हैं, दिस इज वन सरफेस। दूसरा वाला जो सरफेस है बच्चे, वो इसके पैरेलल था, जैसे ये पीए है तो हमने ऐसे यहाँ से एक साइड बनाई लाइक दिस, यहाँ बी पॉइंट लिखा, और ऐसे ही पी सी के पैरेलल भी बना दी लाइक दिस, ठीक है। और ये दूसरा सरफेस है, दिस इज सेकंड सरफेस। 2 सरफेस हो गए। अब तीसरा सरफेस कौन सा है? तीसरा सरफेस वो है जिसमें आर कैप और थीटा कैप आ रहे हैं, वो हमें पीछे बनाना पड़ेगा या आगे बनाना पड़ेगा। यहाँ बना देते हैं, इसके पैरेलल हमने ये साइड बनाई, कलर सेम रखेंगे बढ़िया लगेगा। इसके पैरेलल ये साइड यहाँ बनाई लाइक दिस, ये भी हम थीटा कैप के अलॉन्ग ही चल रहे हैं, और इसके पैरेलल हमने ये साइड बनाई, ठीक है। तो ये एक और सरफेस बन गया। अब आपको पता चल ही रहा है कि ये 3 सरफेस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और इन तीनों ने आपस में मिलकर कुछ वॉल्यूम कन्फाइन कर लिया, जो वॉल्यूम आपके सामने है। हमें वो वॉल्यूम फाइंड करना है जिसके 3 वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है पीई वेक्टर, और वो है हमारे पास डी आर आर कैप के बराबर। दूसरा है पी सी वेक्टर, जो हमने फाइंड किया हुआ है आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप के इक्वल है। और एक है पी ए वेक्टर, पी से लेके ए तक, जो थीटा कैप की डायरेक्शन में था, एंड दैट वाज आर डी थीटा थीटा कैप। तो वी हैव दीज 3 वेक्टर्स विच आर enclosing some volume, some small volume, वो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने का हमारे पास रिलेशन है कि हम कोई भी 2 वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करके तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन राइट पी ए क्रॉस पी सी, पी ए और पी सी का क्रॉस प्रोडक्ट पी से ए और सी की तरफ, ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये बेस वाला एरिया आ जाएगा, और उसका फिर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तीसरे वाले के साथ। कोई भी 2 ले सकते हो। पी ए क्रॉस पी सी हम अगर करें तो आर डी थीटा थीटा कैप क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया डॉट पीई। जब आप इसको सॉल्व करोगे थीटा क्रॉस फाई जब आप करेंगे तो दैट इज ऑल्सो आर कैप, उसकी डायरेक्शन। पहले इनको सॉल्व करते हैं। ये बना आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, एंड थीटा कैप क्रॉस फाई कैप इज आर कैप, ठीक है। और एक ये बाहर पड़ा हुआ है डॉट प्रोडक्ट डी आर आर कैप। तो इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, ये पूरा वेक्टर और ये, तो आर कैप डॉट आर कैप इज 1, तो आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। So this is the small volume in spherical polar coordinates. This is a scalar quantity. यहाँ पर आंसर में कुछ भी आर कैप थीटा कैप फाई कैप नहीं आएगा, और वो ये वॉल्यूम है जो आपको सामने नजर आ रहा है। हाँ जी, तो दिस इज द स्मॉल वॉल्यूम दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय दीज 3 वेक्टर्स, और वो वॉल्यूम हमने यहाँ पर फाइंड किया है। तो दिस इज द एरिया एंड वॉल्यूम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये सारे एक्सप्रेशन बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे, हर एक एरिया एलिमेंट, और उसके साथ साथ ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।